वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएए कानून का भी जिक्र किया और विरोधियों पर आरोप लगाया कि सीएए की तरह ही वक्फ कानून पर विपक्ष गुमराह कर रहा है। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है। सवाल है, क्या वक्फ कानून के आने से गुमराह करने की राजनीति पर ताला लगने का डर सता रहा है? क्या विरोधियों को सियासी दुकान बंद होने का डर सता रहा है? क्या यही वजह है कि संसद से पास कानून को असंवैधानिक और काला बताया जा रहा है? सवाल ये भी है कि आखिर वक्फ कानून के नाम पर सियासी शोर कब थमेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और सियासत चमकाने का काम चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। इस पर बात करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जमीयत चीफ मौलाना महमूद मदनी की तरफ से वक्फ कानून पर बयान आया और वो कह रहे हैं वक्फ कानून मुसलमान और मुल्क के लिए खराब है, लड़ाई जारी रहेगी, कुर्बानी देनी पड़े तो देंगे। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी, और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। तो आपने रिपोर्ट देख ली, आपने बयान सुन लिया। जो मेहमान हमारे साथ में उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता तौहीन सिन्हा जी मौजूद हैं, शुभ रास्ता जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं, फखरुल हसन चांद साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता,
हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब AIMIM की तरफ से, बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में, और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजहरी साहब, कुर्बानी देनी पड़ी तो देंगे, लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, पहले कहा गया था जमीयत कोलकाता की तरफ से एक मैदान करबला बना देंगे, क्यों इस तरह की बातें की जाती हैं? किसी की जमीनें छीनोगे, किसी के हक हुकूक छीनोगे, वो क्या कहेगा? लड़ाई नहीं लड़ेगा, लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है उसका। जब आप सीधा सीधा प्रहार कर रहे हो, ऐसा लगता है कि सिर्फ मीडिया सही है या भारतीय जनता पार्टी के लोग सही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग के पक्ष में बोलने वाले लोग सही हैं, बाकी सब जो बातें हो रही है खराब हो रहा है। वो हम अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो भारत में रहते हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। सुनो ना, भारत में रहते हैं, आप अभी बोल रहे थे, आप भारत में रहते हैं, क्यों नहीं रहते? भारत हमारी जागीर, हमारी बकौती है। आप संविधान मानते हैं? ये सवाल हमसे क्यों आप कर रहे हो? संविधान उसकी वजह बता रहा हूं, बता तो दीजिए। उसकी वजह बता रहा हूं, बता तो दीजिए। हम तो मानते ही, हमारी कौम भी। अब आप संविधान मानते हैं तो आपने कहा कि अगर आपसे कोई आपकी जमीनें छीनेगा, जैसा आप कह रहे हैं कि कोई आपसे आपकी जमीनें छीनेगा, हम लोग कोर्ट में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? या हम ये कह रहे हैं कि मैदान करबला बना देंगे, कुर्बानी दे देंगे, ये क्या है? अरे साहब, क्या विरोध प्रदर्शन करना, क्या ये संवैधानिक अधिकार है या नहीं है? किसी भी मामले को लेकर के बताएं हमें आप। नहीं तो विरोध प्रदर्शन का तरीका क्या है? सुनो, जब आप अमेंडमेंट लेकर के आ रहे थे, आपने जब ढिंढोरा पीटा था, आपने जब ढोल पीटा था, तभी तमाम उलमा ने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और दीगर तहरीकों तंजीमों के सरबराहों ने कह दिया था ना, चेताया था ना, चेतावनी दी थी ना कि भाई अगर आप ये सब करोगे तो हम विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। तभी बात को मान लेते, कम से कम सड़क पर आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करके तो देखिए। इस तरह की बातें ये भड़काने वाली बातों की कैटेगरी में आती है। और ये जब भड़काया जाता है ना, तो भड़काया जाता है तो उसी का रिजल्ट होता है। ये मुर्शिदाबाद, जहां लोगों की जान जाती है, आज भी लोग घर छोड़कर कहीं और जाने को मजबूर है। तो हिंसना जी, लोग तो सरकार से भी ये सवाल पूछ रहे हैं, मुर्शिदाबाद की जनता ये सवाल पूछ रही है कि इस तरह की अगर भड़काऊ बयानबाजी होती है, मैदान करबला बनाने की बात होती है, कुर्बानी देने की बात होती है, ईंट से ईंट बजाने की बात होती है, सरकार क्या करती है? उससे पूछ रहे। तौहीन सिन्हा जी, देखिए, बताइए। असादुद्दीन ओवैसी हो या ममता बनर्जी हो, असादुद्दीन ओवैसी हो या ममता बनर्जी हो, इन दोनों को लंबे समय से आग से खेलने की आदत हो गई थी। लेकिन इन दोनों को चेतावनी देना चाहूंगा कि इस बार अगर आग से खेलेंगे तो आग की चपेट से बच नहीं पाएंगे, और ना तो टीएमसी बचेगी और ना इनकी असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी बचेगी। ये बिल जो है, ये बिल कानून बन चुका है, दोनों हाउसेस में पारित हुआ है, और इसको किसी भी राज्य सरकार को बीच में मत बोलिए। आपको, आपके हित के लिए आपको चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि कानून जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं कि ये करबला कर देंगे, अब गुंडागर्दी कहां से हो गई? आपको चेतावनी एक शुभचिंतक के तौर पे, आपने शुरुआत में कहा चेतावनी दी थी हमने, अगर वो चेतावनी दे रहे तो गुंडागर्दी हो गई। आपको सिर्फ राजनीति करनी है, लाशों पर राजनीति करते हो, आप बात कर रहे हो। देखिए, चेतावनी और धमकी में एक अंतर होता है। एक शुभचिंतक के तौर पे बता रहा हूं कि जो कानून दोनों संसद के दोनों सदनों से पास होकर, पारित होकर एक कानून बन चुका है, उसके खिलाफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट का कोई स्थान नहीं है इस देश में। 10,000, आपको पता होगा, 10,000, 40,000 जो केसेस चल रहे थे वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसमें 10,000 केसेस जो हैं वो केवल गरीब मुसलमानों के द्वारा फाइल किए गए। अरे अजहरी साहब, आप तो जानते हैं ना, जब मैं चर्चा करता हूं तो एक एक करके बात सुनता हूं सबकी। क्या हो रहा है? ये क्या बीच में अजहरी साहब, आप तो जानते हैं ना, जब मैं चर्चा करता हूं तो एक एक करके बात सुनता हूं, तो प्लीज आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। देखिए, मैं टीएमसी, मैंने विशेष तौर पे टीएमसी और AIMIM को कहा था, ये मौलाना साहब कौन है? क्या ये AIM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर उन दो पार्टियों को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिलहाल जो है इस डिस्कशन में मुझे बोलने दे। देखिए, पिछले 2 महीनों में मुर्शिदाबाद में जो हमने हाल देखा है, ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित था। पिछले 10 दिनों से आपको याद होगा ममता बनर्जी किस प्रकार के बयान दे रही थी। आपको याद है, आज से 10 दिन पहले उन्होंने एक सभा में कहा था कि बीजेपी वाले लोग गंदा धर्म को मानते हैं। क्या कहने का अर्थ था उनका? सनातन धर्म गंदा है। इस प्रकार से ममता बनर्जी लोगों को उकसा रही थी। उनके जो लाइब्रेरी मिनिस्टर है बंगाल में, सिद्दीकुल्ला चौधरी,
जब एक वक्त प्रोटेस्ट में वो जाते हैं, उसके बाद वक्त प्रोटेस्टर्स को कहते हैं कि मुझे सीएमओ का, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से कॉल आया है और वो बहुत खुश है यहां पे टर्नआउट देखकर। तो इस प्रकार से अगर गुंडागर्दी होगी, इस प्रकार से आप कानून व्यवस्था को ठप करेंगे, तो सरकार इस बार आपको ये खुली छूट नहीं देने वाली है। मुर्शिदाबाद की बात करी, बंगाल की बात करी, कानून बन चुका है, ये कानून मुसलमानों के हित में है। ठीक है, बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी के समर्थक भी है। बादल देवनाथ जी बताइए, मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपसे छुपी तो होंगी नहीं? पूरी कर लूं। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपसे छुपी तो होंगी नहीं? ये जो भड़काने का सिलसिला एक के बाद एक हो रहा था, क्या उसी का नतीजा है ये इंसान? सर जी 4:55 से 5:10 हो गया, 15 को मैंने सुना, 10 दिन से चल रहा था। और मैं आपको 1 मिनट टाइम मांगूंगा, 1 मिनट सर प्लीज, बोलिए सर प्लीज। रिक्वेस्ट 1 मिनट मांगूंगा। पहला, मुर्शिदाबाद के बारे में पहले बता दूं, काल 120, आज 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परसों से डीजी, एसपी, डीएम सब मुर्शिदाबाद में है। हमारा 2 विधायक, एक संस्था जोंगीपुर में, वो घर घर में जा रहा है। दूसरा बात है, ये जो आपने जोगी जी का भाषण आपने सुनाया, ये जो आदमी का भाषण आपने सुना है, ये पूरे देश के अंदर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और बुलडोजर स्पेशलिस्ट है। और 1 हफ्ता पहले इनके स्टेट में 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द हो गया। मतलब आउट ऑफ ट्रैक पर उत्तर जाइए प्रदेश में सर, पायलट मैं हूं, ट्रैक पे ही रखूंगा। 1 मिनट मांगा सर, 1 मिनट मांगा। 69,000 रद्द हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश में शिक्षा भर्ती में घोटाला हुआ है। तीसरा, ये जो गिरिराज सिंह और सुकांत मजूमदार 2 मिनिस्टर ने बताया, बंगाल में गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहा है, और सुकांत मजूमदार बोल रहे हैं ममता बनर्जी बांग्ला को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहा है। सर, बांग्ला में 10.5 करोड़ लोग, आपके पास तो जो भी एमएलए आते हैं वो भी तृणमूल में ज्वाइन कर लेता है, टीएमसी में ज्वाइन कर लेता है। आप लोग के पास कोई नहीं रहता है। बंगाल और बंगाली संस्कृति को पूरे विश्व में ममता बनर्जी का नहीं हुआ पलायन, वहां पर पलायन नहीं हुआ, पलायन हो गया। 1 मिनट आपका हो गया, 1 मिनट आपका, इधर उधर जाएंगे तो मेरे को रोकना पड़ेगा। पलायन हुआ कि नहीं हुआ? पलायन हुआ कि नहीं हुआ? करना चाहिए। पलायन हुआ सर कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ, कुछ तो माना, अरे कुछ तो माना बादल देवनाथ दा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कम से कम आईना देख रहे हैं, आईना देखना शुरू कर दिया आपने। तो ये भड़काऊ भाषण की वजह से हुआ ये? सर, जो बदमाशों ने अत्याचार किया, आग जलाई, हत्या किया, उन सारी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अरे तो इतनी हिम्मत कहां से आई? इतनी हिम्मत कहां से आई वो नहीं बताया? कहां थी आपकी पुलिस जब लोगों को, महिलाओं को मारा जा रहा था, बच्चे रो रहे थे? आपको पता है, छोटे छोटे बच्चे, हमारी सहयोगी ने रिपोर्ट दिखाई, छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे कि मम्मी बचा लो, हमें ले जाएंगे यहाँ से। ये छोटी छोटी बच्चियां कह रही थी। बंगाल में मुर्शिदाबाद, ठीक है, अब मेरे को बताइए, एआईएमआईएम से हमारे साथ में हाजी महरुद्दीन रंगरेज साहब, ये बताइए कि मुर्शिदाबाद टू हैदराबाद जो वक्त पर बयानबाजी दी जा रही है, ये भड़काने और उकसाने का काम नहीं है? ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं कि संभल और ये ज्ञानवापी और ये ईदगाह ये हमसे छीन ली जाएगी? बिल्कुल, उन्होंने जो भी बात बताई और एक एक पॉइंट जो होते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, वो बिल्कुल फैक्ट होते हैं। और उन्होंने आज जो सवाल भी खड़े किए, जो बताया कि जो संभल की मस्जिद है, जो हमारी मथुरा में जो हमारी ईदगाह है, और जो काशी विश्वनाथ में जो हमारी मस्जिद है, तो ये सारी अब जो है वक्फ की संपत्ति रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये सवाल मोदी जी से पूछा है, मोदी जी को या मोदी जी के जो मंत्री हैं उनको तो आपको डाउट का है? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या सवाल है आपका? देखिए, एएसआई के जो प्रोटेक्ट में जो भी जितनी भी ये जो भी मोमेंट है वो सारे जो है वक्फ की संपत्ति नहीं रहेंगी, ये इस कानून में है। ये लाइन बिल्कुल लास्ट में जोड़ी गई है। इसके बारे में बाकायदा जो चर्चा हुई थी लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, उसमें भी ये सारी बातें लेकर आई थी। तो ये जो बिल है वक्फ अमेंडमेंट का, जो ये संशोधन हुआ है, ये गैर संवैधानिक है। हम ये बताइए, कोर्ट का फैसला आने तक क्या उसमें नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? ये बताइए। नहीं, नमाज पढ़ी जाएगी, सारी चीजें होंगी, मगर बात कोर्ट में तो मामला है ना सर, कोर्ट में तो भरोसा है ना? नहीं, कोर्ट पे पूरा भरोसा है। हम कोर्ट में जो गए हैं वो इस देश के संविधान और इस देश के कानून की वजह से हम वहां पर गए हैं, और हमने उसका हवाला भी दिया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के तहत ये गैर संवैधानिक बिल है। और ये काला कानून जो है, इसको फाड़ने का काम भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में किया। तो हम अगर इस बिल के खिलाफ हम अगर अदालत में जाते हैं
और हम प्रोटेस्ट करते हैं, ये हमारा देश का संविधान, अच्छा, देश का एक बात कानून बताइएगा। हमें इसकी इजाजत देता है। मगर मैं दूसरी बात हिमांशु भाई, जो हिंसा है उसको हम कभी समर्थन नहीं करते। हिंसा